Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 5 in your history book, that is print culture and modern world. मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया. राइट. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुद्रण और प्रतिरोध. प्रतिरोध क्या होता है? राइट. तो पेज नंबर है आपका 160, लास्ट पैराग्राफ. चलो स्टार्ट करो. मुद्रण और प्रतिरोध. 3.3 मुद्रण और प्रतिरोध. छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए. 16वीं सदी के इटली के एक किसान मैनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था. उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गए. ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इंक्विजिशन धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मैनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई. धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे. ठीक है, क्या हो रहा था देखो. किसी टेक्स्ट को पढ़ के आपने उसको किस तरीके से उसका आपने किस तरीके से समझा है. ठीक है, पहले क्या हो रहा था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म था. क्या होता था, एक पढ़ता था वही सबको बताता था. फिर क्या हुआ, मल्टीपल कॉपीज होने लगी प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद. तो क्या हो गया, हर पर्सन इंटरप्रिटेशन जो है अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ की करने लगा. ठीक है, धर्म की है या किसी और चीज़ से रिलेटेड. और धर्म हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्या होता है, काफ़ी सेंसिटिव जो है टॉपिक होता है किसी भी कंट्री के लिए. ठीक है, तो जब एक किसान था जिसका नाम था मेनोकिया. ठीक है, कहाँ का था ये, इटली का. तो इसने क्या करा, अपने ही वे में जो है इसने कुछ उसके बारे में जो भी लिखा गया था, किसके बारे में, बाइबल में जो भी चीज़ें लिखी थी इसको इसने अपने ढंग से इंटरप्रेट किया. ठीक है, अपने ढंग से समझा और उसके जो इसने मीनिंग्स निकाले, वो जो धर्म के जो रखवाले कह लो या चर्च, कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, उनको जो है वो इंटरप्रिटेशन पसंद नहीं आई. ठीक है, तो क्या करने लगे, इन्होंने एक जो है इंक्विजिशन बनाई. इंक्विजिशन क्या होता था, जो धर्म विरोधियों को दुरुस्त करने वाली एक संस्था थी, जो भी धर्म के नाम पे मतलब इस तरीके की प्रेडिक्शंस कह लो या फिर जो है इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग करते थे जो कि ट्रेडिशनल वे से थोड़ी अलग थी. तो जिनको लोग पसंद ना करें तो उनको फिर पनिश किया जाता था. जैसे कि इसको पनिश किया गया, फाइनली इसको क्या करा, मौत की सज़ा दे दी गई. ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी फिर प्रिंटिंग प्रेस से होने लगे कि लोग अपने अपने ढंग से जो है चीज़ों को समझने लगे, अपने अपने ढंग से उन चीज़ों की व्याख्या करने लगे. तो फिर प्रॉब्लम्स भी होने लगी. जहाँ एक तरफ फ़ायदा देख रहे थे हम प्रिंटिंग प्रेस आने का, तो इस तरीके के नुकसान भी थे. ठीक है, यस. पढ़ने का जुनून. पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही. अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों, कारीगरों को शिक्षित करने लगे. 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई थी. यूरोपीय देशों में साक्षरता स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गए. लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे. ठीक है, जब जैसे जैसे ज़्यादा लोग लिटरेट होंगे तो उससे क्या होगा, अब आप पढ़े लिखे हो तो आपको कोई भी मैगजीन मिलती है. जैसे छोटे बच्चे हो गए, आप चंपक पढ़ते होगे, नंदन पढ़ते होगे, बहुत छोटे थे जब, है ना, चाचा चौधरी की बुक्स होती थी. तो अगर आपको पढ़ना आता है तो आप क्या करोगे, डिमांड करते हो और चीज़ें पढ़ने की, जो भी चीज़ें रिटर्न में लिखी गई है. क्योंकि जब तक लोगों को पढ़ना नहीं आता था तो वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे पढ़ने की. साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लोगों में पढ़ने के लेके जो है ज़्यादा जो है जुनून जागता है कि हाँ, हमें और भी चीज़ें पढ़नी है, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करना है या दूसरे धर्मों के बारे में रीड आउट करना है. ठीक है, तो उससे फिर क्या हुआ, जो प्रिंटिंग प्रेस के कंपनीज थी वो और ज़्यादा कॉपीज जो है पब्लिश करने लगी. ठीक है, डिमांड जो है उनकी और ज़्यादा, जो बुक्स थी उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उनको पूरा करने के लिए और ज़्यादा जो है प्रिंटिंग की जाने लगी. yes. नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा. पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया.
ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएं और लोकगीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक्सपेसिया किताबें बेचने वालों का चैपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीदकर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू का जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंदी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां थी और अतीत की थोड़ी गाथाएं थी जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। देखो, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें लगता है ना कि हम तो जैसे ब्रिटिश टाइम के हिस्ट्री के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं या उससे पहले के टाइम के बारे में हम स्टडी करते थे, तो हमारे पास क्या होते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, इंस्क्रिप्शंस होती थी। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो जैसे अशोक था, राजा सम्राट अशोक, उसने क्या कर रखा था? अलग अलग इंस्क्रिप्शंस करवा रखी थी, ठीक है। जैसे जो अशोक स्तंभ है उस पर लिखी हुई चीज़ें हैं, तो राजा महाराजा क्या करते थे, उनको जो भी ऑर्डर पास करना होता था तो वो उसको लिखवा देते थे, इंस्क्रिप्ट करवा देते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या किस तरीके से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता था? किस क्या पढ़ते थे हम? मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स आए, तो जो ब्रिटिशर्स लिखते थे हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा होगा 8th में या 7th क्लास में कि हम जो है लोकल लोगों की लाइफ क्या थी ब्रिटिशर्स के टाइम में, हम कैसे जानते हैं उनको। तो ये जो ऐसे टेक्स्ट बुक्स थी ना, जो क्या करते थे, लोग फिर जाते थे गाँव गाँव, उनके बारे में पूछते थे आपकी लोक कथाएँ कौन सी है, उनको फिर रिटन फॉर्म में जो है लिखते थे और फिर उसकी कॉपीज बना के सेल आउट करते थे। तो लोगों की जो आम जैसे हमने पढ़ा अभी, यहाँ पे पहले क्या था? पंचांग छपता था। पंचांग क्या होता है? एक कैलेंडर टाइप, यानी कि पहले इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा बिकती थी, ठीक है। धीरे 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 मनोरंजन की चीज़ें उसमें इंक्लूड होने लगी, ठीक है। पहले लोग इन्फॉर्मेटिव, धर्म के बारे में जानना, पंचांग के बारे में, कैलेंडर जो होते हैं, ठीक है, कि इस टाइम पे कौन सा जो है, जैसे आजकल भी आपने देखा होगा घरों में होते हैं ना, अभी भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है इन्फॉर्मेशन की। पहले लोग क्या थे, जब पढ़ना आ गया तो वो सोचते थे जो चीज़ें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है या ज़्यादा ज़रूरी है हम उनके बारे में। धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे शुरू में आपने देखा होगा पहले न्यूज़ आती थी, है ना, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट शुरू हुए, सीरियल्स शुरू हो गए, फिर नाटक जो डेली बेसिस पे आने लगे। पहले क्या होता था, डेली आते थे? नहीं, हफ्ते में एक बार आते थे। मूवीज़ भी टीवी पे कब आती थी? हफ्ते में एक बार आती थी। अभी क्या है, डेली आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में लोगों ने जाना, जैसे धर्म की पुस्तकें थी वो पढ़ते थे, ठीक है, और लिटरेट होने के लिए पढ़ते थे, अक्षरों का ज्ञान लेने के लिए पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे उसमें मनोरंजन की चीज़ें भी इंक्लूड होने लगी, ठीक है। पढ़ो। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। आजकल क्या क्या पढ़ते हैं आप न्यूज़पेपर में? क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है? न्यूज़पेपर 8-10 पेजेस का आता है, 12 पेजेस का। क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है? स्पोर्ट्स की, अंतर्राष्ट्रीय जो होता है उनके बारे में, दूसरे देशों के बारे में, और क्राइम का होता है जो। और जो आपके आसपास की घटनाएं हैं लोकली, ठीक है, जैसे अभी इलेक्शन हो रहे थे तो वो न्यूज़ होंगी। उसके बाद फिर नेशनल लेवल की न्यूज़ होंगी कुछ, फिर इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ होंगी, ठीक है। उसके अलावा सोना चांदी प्राइजेस, दालों के प्राइजेस, सब्जियों के प्राइजेस, इन्फ्लेशन का एक अलग पेज आता है, स्पोर्ट्स का एक अलग पेज आता है, व्यापार से, बिजनेस से रिलेटेड एक अलग पेज आता है, ठीक है। उसी तरीके से और क्या चीज़ें हैं, उसके बाद मनोरंजन की कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है, या फिर कुछ जैसे ऐसे कुछ रिकॉर्ड बना है कहीं पे, वो चीज़ें भी आती है ना। आपने देखा होगा किसी ने ये रिकॉर्ड बनाया है या फिर किसी वैज्ञानिक ने कोई नई खोज की है, ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में आती है। तो ये सब चीज़ें कैसे शुरू हुई है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहले क्या थे, न्यूज़ आ रही थी, साथ साथ में फिर कुछ मनोरंजन की चीज़ें उसमें ऐड की जाने लगी, फिर धीरे धीरे वो चीज़ फिर बल्कि होती चली गई। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन में मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शे के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉम
वोल्टेयर और ज्या जोक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ने जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। ठीक है, अब लोग जो है फिक्शन के अलावा साइंस से रिलेटेड दर्शन यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने में भी इंटरेस्टेड होने लगे थे। ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ जो है लोक कथाएं या धर्म इसी चीज़ों को पढ़ रहे थे, धीरे धीरे साइंस की ओर भी अट्रैक्ट हो रहे थे। न्यूटन के जो लॉ थे वो पढ़ने को मिले तो और ज़्यादा लोगों को समझ में आया कि ठीक है ग्रेविटी क्या होती है, या और भी जो आविष्कार हो रहे थे। मतलब एक क्या है, एक पूरा साइंस। अब आपका जो है फोकस किसी एक चीज़ में हो सकता है, लेकिन जब हम पूरे कंट्री की बात करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं ना पूरा देश से धर्म को ही पढ़ना चाहता है ये, ठीक है। कोई साइंस को पढ़ना चाहता होगा, कोई फिक्शन को पढ़ना चाहता होगा, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स को पढ़ना चाहता होगा। तो इस तरीके से जैसे ये बता रहे हैं कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद ये सब चीज़ें भी फिर लोकप्रिय होने लगी। 4.1 दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मार्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मार्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी कर्म में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मार्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। निरंकुशवाद क्या होता है? जिसमें शक्ति किसी एक ही व्यक्ति के पास है। ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब इंडिया क्या है? निरंकुशवाद है। इंडिया में क्या है? निरंकुशवाद है या नहीं है? आपको लगता है इंडिया में निरंकुशवाद है या नहीं है? कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं? रेज योर हैंड जिनको लगता है कि भारत में निरंकुशवाद है। पढ़ने बाद में जाना, यस लास्ट बेंच। रेज योर हैंड। भारत में निरंकुशवाद है तो हैंड रेज करो। नहीं है। कितनों को लगता है? उसको लगता है ना? डाउटफुल है वो, लग रहा है। निरंकुशवाद क्या होता है? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पे एक पर्सन का जो है पूरे पावर पे, पूरे कंट्री को कंट्रोल करने की जो पावर है एक पर्सन के हैंड में होती है और उस पर्सन के ऊपर कोई लॉ नहीं इम्प्लीकेबल होता है, ठीक है। वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। तो अब बताओ इंडिया में है? नहीं है। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि एक कानून जो किसी आप लोगों के लिए है वही देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी के लिए पर्टिकुलर उस टाइम पे क्या था? निरंकुशवाद बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग था। जब ये प्रिंटिंग प्रेस की हम जब बात करें, जब ये शुरू हुआ उस समय तो लोकतंत्र नहीं आया था ना। उस समय तो यही चीज़ें ज़्यादा प्रिवेल करती थी कि निरंकुशवाद है। वो निरंकुश जो एक राजा है वो अच्छा भी हो सकता था और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता था। तो राइटिंग आने से लोगों ने जो है उनको एक होप जागी कि अब प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू जो लेखक हैं वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे इंडिया में भी क्या था, महात्मा गांधी जैसे लोग थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग थे। इन्होंने क्या करा, लोगों को एकजुट करने के लिए जो ये ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनियल पावर हमें बनाया था, उनको देश से निकालने के लिए, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इन्हीं सब चीज़ों का तो इस्तेमाल हुआ था ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी जो है निरंकुशवाद को चैलेंज कर रहे हैं कि लेखक की कलम जो है आपको देश मतलब आपको पावर से हटाने में सक्सेसफुल होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि उनके राइट्स क्या हैं। एक तो ये चीज़ होती है आप गलत को सहन कर रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके पास राइट्स क्या है, आप बोल भी सकते हो या नहीं, ठीक है। जब आप धीरे धीरे पढ़ते हो उन सब चीज़ों के बारे में तो आपको भी पता लगता है कि नहीं, आप भी इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। तो जो निरंकुश चीज़ें होती हैं, निरंकुश जो पावर इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए खतरा पैदा होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब आज के टाइम में क्या है, कितनी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे निरंकुशवाद है, गिनती की है ना के बराबर। वहाँ पे भी पूरी तरीके से निरंकुशवाद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन पूरी तरीके से ऑटोक्रेसी है ये भी नहीं कह सकते, कुछ एक एग्जाम्पल्स को छोड़ के,
ठीक है। तो ये सब किस वजह से हुआ है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट हैं आज के टाइम में, पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे कैसे हैं, प्रिंटिंग प्रेस आ गई है उसके थ्रू तो पढ़े हैं। अगर आज भी हैंड रिटन बुक्स चल रही होती तो आप में से कितने लोग पढ़ पाते हैं, बहुत ही कम। कितनी कॉपीज बन सकती हैं हैंड रिटन, ठीक है। तो यही आपको समझा रहे हैं कि मतलब निरंकुश जो शासन था उसका अंत भी प्रिंटिंग प्रेस के बाद ही शुरू हुआ था। 4.2 मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पता है ना आप लोगों को, 9th क्लास में पढ़ा है ना फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। सबसे पहली जो क्रांति, जो वर्ल्ड फेमस क्रांति है, जिसको इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर थे जो वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग भी जो फ्रांसीसी क्रांति से इंस्पायर होते हैं। पता है ना आपको कैसे स्टार्ट हुई थी फ्रांस में, पढ़ के नहीं आया 9th क्लास में, नहीं पढ़ा? चलो पढ़ो, यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्लिम्स यहाँ पे आपको दिखेगी फ्रांसीसी क्रांति की। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक हैं। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वोल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। पढ़ो। दूसरा, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और उनके पूर्व मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था का प्रशांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों, व्यंग्य चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। ठीक है, अलग अलग रीजंस क्या बता रहे हैं आपको, देखो 3 तर्क दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो क्या हुआ, लोगों के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगे। ठीक है, जो लोग लिखते थे, ठीक है, पहले क्या था, हैंड रिटन चीज़ तो 1-2 लोगों तक पहुंचती थी। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नए नए विचारों से अवगत होने लगे। उससे क्या हुआ, जो ऑटोक्रेसी थी उसके खिलाफ लोगों को जो है जानने को मिला, समझने को मिला। ठीक है, क्यों उनको जो राजा का जो सिस्टम है कि एक ही जन्म से ही उसको जो है राइट मिल जाता है किसी भी रीजन को या किसी भी कंट्री को रूल करने का, उसका बेटा होगा तो उसके पास राइट चला गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये तो एक सेट जो है एक ऑर्थोडॉक्स चीज़ हो गई ना, कि ये एक सेट है हमारे समाज में और सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, लेकिन जब कुछ लोग जो इन चीज़ों का विरोध करते हैं उन्होंने लिखना शुरू किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब बातों के बारे में पता चला। तो फिर लोग जो है इस सिस्टम को मना करने लगे कि नहीं, ये जो राजा का जो सिस्टम है या जो निरंकुश जो राजा वाला सिस्टम है ये हमें पसंद नहीं है। लोग धीरे धीरे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। दूसरी जो चीज़ थी तर्क वितर्क क्या होता है, देखो आर्गूमेंट करने की कैपेबिलिटी तभी तो बढ़ती है जब आप ज़्यादा पढ़ते हो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको जो है आपके पास फैक्ट्स आएंगे तो आप आर्गूमेंट्स कर सकते हो किसी चीज़ पे, तर्क वितर्क कर सकते हो। डिबेट होती है ना, डिबेट्स कब करते हो, जब आपको उस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज होगी। पढ़ोगे, जब लोगों ने पढ़ना सीखा तभी तो उनको नॉलेज आई ना, नॉलेज आई तो फिर वो लोग तर्क वितर्क करने लगे। ठीक है, सबके अपने अपने जो है, अब अगर क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 20 स्टूडेंट्स 10th तक पढ़ के हैं, इनकी 9 क्लास पढ़ के आए हो आप अभी तक। ठीक है, तो आपके अपने विचार हैं। ठीक है, अपने अपने विचार हैं। अगर आपको डिबेट करने के लिए कहा जाए तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग डम बैठे रहोगे। हाँ, नर्सरी क्लास के बच्चे को बोलोगे डिबेट करने को तो वो थोड़े ना कर पाएगा। ठीक है, तो वही समाज की दशा थी उस समय में कि लोगों को जब तक नहीं पता था, लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस का कल्चर नहीं था, तो लोग नहीं करते थे डिबेट। जो चीज़ें थी वो एक्सेप्ट कर लेते थे, जो भी चीज़ें आती थी। ठीक है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी तो लोग जो है तर्क वितर्क करने लगे। ठीक है, तो 3rd पॉइंट में आपको बताया है जो राजशाही थी और
जो एक पर्सन का जो रूल था उसको लोग चैलेंज करने लगे कि एक पर्सन पूरी कंट्री को कैसे रूल कर सकता है और बाय बर्थ किसी को क्यों राइट मिले किसी कंट्री को रूल करने का, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आप एक राजा के घर में पैदा हुए हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर आगे चल के क्रिटिसाइज होने लगी। तो फ्रांस में क्या था, ऑटोक्रेसी थी, ठीक है। ऑटोक्रेसी को चैलेंज इसी तरीके से किया गया कि जब प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ तो लोगों को पता चला कि नहीं, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, हमें ऑटोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, और फिर फ्रांसीसी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ वे अगर रूसो और वोल्टेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा या प्रचार भी। वे हर पढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे। फिर चीजों की अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली। ठीक है, हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी पर्सन नहीं करता आज के टाइम में भी ये चीज़। तो आप जरूर थोड़ी ना, जितनी आपने न्यूज़ पढ़ी है या जितनी चीज़ें आपने टीवी चैनल में देखी है, हर चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो सिंपली इसलिए कि वो 10 टीवी चैनल्स में दिखाई जा रही है। ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल। कुछ चीज़ें आप उसकी एक्सेप्ट करते हो, कुछ अपने विचारों से जो है उसको इंटरप्रेट करते हो, अपनी कोई धारणा बनाते हो, उसके बाद फिर एक्ट करते हो, ठीक है। अभी जैसे क्या था, कोरोना जब स्टार्ट हुआ तो क्या लोगों को जो है बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है बोले गए कि आपको करने ही करने पड़ेंगे। लोगों ने रेसिस्ट किए, हम मास्क लगा के थोड़ी ना सारे दिन बैठ सकते हैं, बहुत लोगों ने करा होगा, ठीक है। अच्छा, हमें वेजिटेबल्स भी धोनी है, हमें बाहर से पैकेट्स का सामान आ रहा है, हमें वो भी सैनिटाइज करना है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें सैनिटाइज नहीं हो सकती हम क्या करें, उनको हम धूप में रख देते हैं और शायद सैनिटाइज हो जाएंगी। कुछ लोगों ने इन विचारों को एक्सेप्ट किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, कुछ ने फिर अपने ही तरीके निकाले होंगे चीज़ों को सैनिटाइज करने के, हुआ होगा ना ये चीज़ें, ठीक है। तो क्या होता है, लोग ऐसा नहीं था कि एक ही तरीके का टेक्स्ट पढ़ रहे थे, एक ही तरीके की चीज़ों को जो है पढ़ रहे थे और उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। लोग कथाएं भी पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ न्यूज़ भी पढ़ रहे थे, देश दुनिया को भी जान रहे थे। उसके बाद फिर उनके जो थॉट थे, उनका जो दिमाग था वो जो कहता था, उसके बाद वो फिर डिसाइड करते थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से ही एक ही रेडिकल दिशा में जो है लोग सोच रहे थे, एक ही तरीके की उनकी सोच बन रही थी। हर पर्सन का जो है इंटरप्रेट करने का तरीका अपना अलग होता है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस आने से लोगों को जो है उसमें सोचने पे मजबूर किया। जो पहले लोग जो एक तरीके से लेथार्जिक होकर रहते थे कि जो चीज़ें थी समाज में उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं था, कोई डिबेट नहीं होती थी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, ठीक है। अब क्या रह गया इसमें, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 19वीं सदी, भारत का मुद्रण संसार, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, प्रकाशन के नए रूप। ये 3-4 हेडिंग्स रह गई हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक पढ़ के आएंगे हम। प्रिंट और प्रतिबंध भी पढ़ना है, अभी काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है।